दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सू फ्रॉम सो को, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अशोका को देखते हैं। जब वो सो रहा होता है तो उसे सपने में एक भूतनी दिखती है और वह डर के मारे जाग जाता है। फिर उसी रात गांव में एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। तब सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उस बुढ़िया के अंतिम संस्कार में जाते हैं। खैर फिर कुछ दिनों बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और रिवाज के मुताबिक जिस किसी के घर में मौत होती है उस घर में तरह की तरह गांव वालों और रिश्तेदारों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। फिर उसके बाद उसी रात परिवार के लोग बुढ़िया की मनपसंद की चीजें बनाकर एक कमरे में रखकर बाहर चले जाते हैं। उनका मानना है कि इस दिन मरे हुए लोगों की आत्मा घर पर आकर अपना मनपसंद खाना खाकर चली जाती है, जिससे आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि गांव में रवि नाम का एक आदमी है जो पूरे गांव वालों का मुखिया ही था और वो किसी भी मामले के बीच में आकर अपना फैसला सुना देता था। खैर फिर सारे गांव वाले दरवाजे खिड़की बंद करके बाहर 10 मिनट तक इंतजार करने लगते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि काव्या नाम की लड़की यहाँ आती है तो अशोक एक कागज पर अपना नंबर लिखकर काव्या के पास फेंक देता है और काव्या भी मुस्कुराती रहती है। असल में इन दोनों का चक्कर चल रहा है। ठीक उसी वक्त अशोक का फोन बजता है और फोन तो चार्जिंग पर लगा था, इसलिए अशोक तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। यहाँ उसके अंदर अचानक जाने पर रवि उसे डांटने लगता है कि तुम थोड़े पागल वागल हो क्या, जो ऐसे ही कमरे में घुस गए, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते। पर अशोक तो काव्या के प्यार में कुछ भी समझ नहीं पाता। उसे लग रहा था कि ये काव्या का फोन होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उस लेटर को तो काव्या ने देखा ही नहीं था और न ही उसने फोन किया था। इससे अशोक निराश हो जाता है। अब थोड़े समय बाद रवि दरवाजा खटखटाकर अंदर जाता है और फिर घर के रिश्तेदार भी अंदर आकर मरे हुए लोगों के लिए बना खाना पैक करने लगते हैं, क्योंकि ये खाना बाद में खाया जाएगा। तभी यहाँ एक औरत खाने को चखकर कहती है कि अरे खाने में तो नमक ही नहीं है, इसका मतलब कि आत्मा खाना खाकर चली गई। ये सुनकर कुक को याद आता है कि उन्होंने तो खाने में नमक डाला ही नहीं था, पर वो ये बात किसी को बताता नहीं। फिर ये लोग दोबारा से उस खाने को खाने लगते हैं। इधर गांव वाले खाना खा रहे होते हैं और यहाँ रवि और कुछ साथी साइड में जाकर दारू पी रहे थे। तभी रवि अशोक के पापा से कहता है कि उनके बेटे को अचानक फोन के लिए घर के अंदर जाना नहीं चाहिए था। इस हरकत से अशोक की जान को खतरा भी हो सकता था। अगर मरे हुए लोगों को गुस्सा आ जाए तो वह शरीर में घुस जाते हैं। ये सुनकर अशोक के पापा कुछ बोलते नहीं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब गांव में शादी होती है तो सारे ही लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर चिट्टी नाम का एक आदमी शादी में देर से आता है और दारू पीकर खूब हंगामा करता है। वहीं गांव वाले भी बाहर नाच गा रहे थे। तभी रवि को किसी का फोन आता है और वह कुछ लोगों को लेकर उस घर के पास जाने लगता है। दरअसल फोन करने वाले काव्या के पापा थे, जो बताते हैं कि जब उनकी माँ बाथरूम में नहा रही थी तो कोई खिड़की से झांक रहा था। रवि कहता है कि क्या तुम्हारी माँ को किसी ने नहाते हुए देखा? मुझे लगा बाथरूम में बेचारी काव्या होगी, इसलिए हम जल्दी से भागकर आ गए। इस पर काव्या के पिता कहते हैं कि रवि आज मेरी माँ थी तो कल मेरी बेटी भी हो सकती है, हमें कुछ करना होगा। यह सुनकर रवि तुरंत बाथरूम के चारों तरफ घूमने लगता है और नशे में वो सब जगह की जांच कर रहा था, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सारे गांव वाले अशोक के घर के पास जमा हैं और किसी चीज के बारे में बहस कर रहे हैं। कुछ औरतें अशोक के बारे में कह रही होती है कि मैंने अशोक की आंखें देखी, बहुत ही लाल हैं, ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर कोई आत्मा हो। फिर घर के अंदर जब अशोक अपनी नींद से जागता है तो उसके चेहरे पर काफी सारा पेंट लगा होता है और वह पिछली रात जो हुआ उसे याद करने की कोशिश करता है। असल में कल रात जब अशोक शादी वाले घर से वापस अपने घर जा रहा था तो रास्ते में काव्या का घर देखकर काव्या से मिलने की वो सोचता है और फिर बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। ये सुनकर अशोक सोचने लगता है कि शायद उसकी काव्या बाथरूम में होगी, इसलिए जब वह अंदर झांकने लगता है तो यहाँ काव्या की दादी होती है। तब अशोक को देखकर काव्या की दादी चिल्लाने लगती है, पर वह तुरंत वहीं जाकर छुप जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद रवि और कुछ गांव वाले काव्या के घर के पास आकर जांच करने लगते हैं। साथ ही वहां रवि कहता है कि कल ही फॉरेंसिक वाले आएंगे, फिंगरप्रिंट्स देखकर पहचान लेंगे कि बाथरूम में कौन झांक रहा था। ये सुनकर तो अशोक के होश उड़ जाते हैं। फिर जब रवि चले जाता है तो अशोक बाहर निकलकर उस बाथरूम के पास अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है। तभी एक आदमी वहाँ सुसु करने के लिए आता है
और काव्या के घर के पास किसी को देखकर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कोई और दूसरा आदमी भी बाहर आता है। इस तरह से वो उस चोर को ढूंढने लगते हैं जो कि अशोक ही था, और बेचारा अशोक इधर उधर भागता है, लेकिन आखिरकार उनके हाथ लग ही जाता है। अब ये दोनों उसका चेहरा ना देख पाए, इसलिए वह अपना चेहरा ढक कर गोल गोल घूमने लगता है। तब दूसरा आदमी कहता है कि इसको क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि मानो इसके अंदर कोई भूत हो। ये सुनकर तो अशोक को आइडिया आता है और वह तुरंत ऐसे नाटक करने लगता है कि जैसे उसके शरीर में किसी की आत्मा आ गई हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सारे गांव वाले, यहाँ तक कि अशोक के घर वाले भी उसे देखकर बहुत डर रहे थे कि बेचारे के शरीर में कोई आत्मा है। फिर गांव के दो लोग प्रसाद नाम के एक लड़के के पास जाकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े पंडित थे और वो किसी भी भूत को भगा देते थे। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर तुम्हें तो उनकी विद्या आती ही होगी। प्रसाद, तुम फटाक से हमारे साथ चलकर उस अशोक के अंदर से भूत निकाल दो। ये सुनकर तो प्रसाद सोचने लगता है कि मुझे तो विद्या आती ही नहीं, लेकिन गांव वालों के दबाव में आकर वह पंडित बनकर अशोक के घर पर जाता है। फिर वो कोई किताब निकाल कर ऐसे जताने लगता है कि वह बहुत ही पावरफुल मंत्र पढ़ रहा हो। वहीं सारे गाँव वाले प्रसाद को देखकर यही समझ रहे थे कि ये लड़का तो अपने बाप से भी बड़ा पंडित है। उसके बाद प्रसाद डरते डरते ही अशोक के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। तब अशोक दरवाजा खोलकर प्रसाद को इस हालत में देखता है और फिर तुरंत दरवाजा बंद कर हंसने लगता है, क्योंकि पहली बार उसने प्रसाद को ऐसे हाल में देखा था। वहीं अशोक की ऐसी हंसी देखकर सारे गांव वाले डर रहे थे कि पता नहीं ये आत्मा अब क्या करने वाली है। फिर प्रसाद पूछता है कि कौन हो तुम। अशोक प्रसाद को परेशान करने के लिए कहता है कि मैं कल्पना हूँ। और ये सीन वाकई में बहुत फनी था, क्योंकि अशोक तो कंचना मूवी जैसा ही एक डायलॉग कॉपी कर रहा था। वहीं कमरे के बाहर खड़े लोग यही सोचने लगते हैं कि ये कौन सी औरत है जिसकी आत्मा अशोक में है। वहीं एक औरत होती है जिसे कम सुनाई देता था, वह सबसे कहती है कि उसने सुलोचना कहा। ये सुनकर सारे गांव वाले सोचने लगते हैं कि अब ये सुलोचना कौन है। साथ ही वो पता भी करते हैं कि उनके गाँव में मरी हुई सुलोचना कौन हो सकती है। फिर उसी रात जब रवि अशोक के घर पर आता है तो अशोक का पिता उससे कहने लगता है कि अशोक के नाने के मरने के बाद अशोक का पिता रामेश्वर गया था पिंडदान करने के लिए। शायद उसी गांव से कोई सुलोचना की आत्मा आ गई होगी जो सोमेश्वर से इस गांव पर आकर अशोक के शरीर में आ गई। तभी यहाँ रवि के साथ घूमने वाला एक आदमी कहता है कि अरे आप लोग फिक्र मत करो, रवि भाई आ चुके हैं, वह सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ अंदर से तो रवि की हालत भी खराब थी, पर हीरो बनने के लिए रवि भी फेंकने लगता है कि हाँ मैं संभाल लूंगा। फिर डरते डरते वह अशोक के कमरे का दरवाजा खटखटाता है, ये कहकर कि अशोक दरवाजा खोलो, मैं रवि हूँ। तब अशोक को याद आता है कि पूरे गांव में सब लोग यही कहते रहते हैं कि रवि को आज तक किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। तब अशोक को एक आइडिया आता है और वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाहर आता है। फिर रवि बहुत ही डरते हुए अशोक के कंधे पर हाथ रखने लगता है। उसी वक्त अशोक उठकर रवि के 2-4 चाटे मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ डालने की। इस पर रवि को जैसे गुस्सा आता है तो अशोक बेहोश होने का नाटक करके वहीं गिर जाता है। फिर सुबह होने के बाद सारे गांव में यही बात फैल जाती है कि अशोक की बॉडी में जो भूत है उस भूत ने रवि को मारा है। वहीं गाँव में एक अंधा आदमी जो पास में खड़े रवि को देख नहीं पा रहा था, वो एक दुकानदार से पूछने लगता है कि अरे भाई, मैंने सुना है कि रवि ने किसी औरत को छुआ और उस औरत ने उसे खूब मारा, क्या ये सच है? फिर आगे वो कहता है कि अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इस रवि को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इतनी उम्र हो गई है अभी भी इसने शादी नहीं की, इसलिए आते जाते लड़के को छेड़ता रहता है। ये सुनकर यहाँ दुकान के पास खड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है कि इस बुढ़ऊ आदमी को कौन समझाए। तब ये सब सुनकर गुस्से में रवि अपना स्कूटर लेकर चला जाता है। फिर रवि के जाते ही वहाँ के लोग इस बूढ़े आदमी से कहते हैं कि अरे रवि को किसी लड़की ने नहीं बल्कि एक भूत ने मारा है। इस पर तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे छी छी, क्या गंदे दिन आ गए हैं। अब ये रवि भूतों पर भी गंदी नजर डालने लगा, जो सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन सारे गांव वाले किसी जगह पर मीटिंग रखते हैं कि इस भूत को कैसे भगाया जाए। उसी वक्त रवि सारे गांव वालों से कहता है कि मैं गांव में एक गुरुजी को लेकर आऊंगा, वही हमारे गांव की समस्या को हल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे गांव वाले उन गुरुजी का अच्छे से वेलकम करते हैं और हमें पता चलता है कि इन गुरुजी को भी भूत प्रेत भगाना नहीं आता, बस ये
तो एक ढोंगी है। खैर फिर गुरुजी अशोक को बुलाकर उसे देखने के बाद गांव वालों से कहते हैं कि इसके अंदर तो एक बहुत ही बुरी आत्मा है, हमें इसे निकालना होगा। और किसी भी भूत को निकालने के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला, सब्जी का काढ़ा बनाकर इसको पिलाया जाए, जिसकी वजह से अशोक उल्टी करेगा और उल्टी के साथ ही वह प्रेत आत्मा भी निकल जाएगी। दूसरा यह कि अगर प्रेत आत्मा तब भी नहीं निकलेगी तो अशोक के दोनों हाथों पर लंबा रोड बांधकर उसके पीठ में सुई चुभोई जाएगी। अगर तब भी आत्मा नहीं गई तो तीसरा रास्ता यह है कि मंदिर के पास काफी सारी आग जलाकर उस आग पर अशोक को चलाना होगा। इससे पक्का भूत चला जाएगा। अब ये सारी बातें सुनकर अशोक के तो होश उड़ जाते हैं कि अरे मैं ये किस मुसीबत में फंस गया, और वो सोचने लगता है कि अब मैं इससे कैसे निकलूं। उसके बाद सारे गांव वाले उस गुरुजी के बताए अनुसार अशोक पर सारे आइडिया अप्लाई करने लगते हैं। मतलब उसे गंदा सा काढ़ा पिलाते हैं। बाद में इसके दोनों हाथों पर रोड बांधकर पीठ में सुई चुभाई जाती है और इससे अशोक की हालत और खराब होने लगती है। पर अब इन सारे टॉर्चर को ना सहते हुए अगले ही दिन अशोक अच्छा बच्चा बनकर पूजा करने लगता है। ये देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि अब तो भूत भाग गया। जिसके बाद उसी शाम एक अच्छा सा प्रोग्राम रखकर उस गुरुजी का अच्छे से सम्मान किया जाता है कि उन्होंने आकर गांव की इतनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया। फिर अगले दिन अशोक रोजमर्रा की तरह अपने काम पर जाने लगता है। तभी उसे रवि नजर आता है और रवि को देखकर अशोक को उस दिन का इंसिडेंट याद आने लगता है, जिस दिन अशोक ने जानबूझकर रवि को थप्पड़ मारा था। ये सोचकर वह अपने आप में ही हंस रहा था। उसी वक्त अशोक का दोस्त उसे देखकर बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद भूत अभी भी अशोक की बॉडी में ही है। इसी डर से वो यहाँ से भाग भी जाता है। जिसके बाद गांव में तरह तरह की घटनाएं घटने लगती है। जैसे अशोक एक घर में कदम रखता है तो वहाँ पर बछड़ा मर जाता है और बहुत कुछ अशुभ होता है। इससे सारे गांव वालों में ये बात फैल जाती है कि अशोक के अंदर जो भूत है वह अभी भी नहीं गई और वह बहुत ही ताकतवर है। ये देखकर रवि दोबारा से उस गुरुजी को अपने गांव बुलाता है। यहाँ आकर गुरुजी कहने लगते हैं कि ये भूत तो बहुत ही नौटंकीबाज है, इतनी आसानी से ये नहीं जाने वाली। फिर वो कहते हैं कि तुम लोग उस सोमेश्वर गाँव पर जाकर ये पता करो कि ये सुलोचना कौन है, हमें जड़ से इस मुसीबत को खत्म करना होगा। तब रवि के साथ ही सोमेश्वर गांव में जाकर सुलोचना नाम की औरत के बारे में पूछताछ करते हैं। उसी गांव में एक आदमी चिट्टी भी होता है जो उस दिन शादी में बहुत हंगामा कर रहा था। यहाँ चिट्टी रवि से सारी बात जानकर कहने लगता है कि इस गांव में एक सुलोचना रहती थी। ये बताकर वो उसे भानु नाम की एक औरत के घर पर ले जाता है। तब ये लोग यहाँ पूछने लगते हैं कि क्या सुलोचना यहाँ पर रहती है। इस पर भानु कहती है कि सुलोचना मेरी माँ है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि यहाँ पर हम रवि का चेहरा देखकर समझ पाते हैं कि वो भानु को पहले से ही जानता है, इसलिए वो एक शब्द भी बोल नहीं पाता। फिर वापस अपने गांव में आने के बाद बाकी गांव वाले गुरुजी से यही कहने लगते हैं कि रवि भाई ने तो वहाँ पर कुछ भी बात नहीं कही। इस पर गुरुजी रवि को अकेले में ले जाकर पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तब रवि कहता है कि गुरुजी आप ये बात किसी को बताना मत। कुछ सालों पहले मैं एक लड़की को देखने के लिए गया था, वो भानु ही थी। उस वक्त मैं बहुत ही पतला था और ये भानु बहुत मोटी थी, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब भानु पतली हो गई है और मैं मोटा हो चुका हूँ। वहाँ उस भानु को देखते ही मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं अब क्या कहूँ, इसलिए मैं एकदम चुप हो गया था। ये सब जानने के बाद वह गुरुजी भानु को उस गांव में बुलाकर सारा मामला समझाते हैं। तब भानु तुरंत अशोक के पास जाकर पैरों में गिरकर रोने लगती है और भानु के साथ साथ उसका चाचा गोपाल भी आया हुआ था। वह अशोक को देखकर कहता है कि हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं और तुम उन सारे लोगों को छोड़कर बगल वाले गांव में इस लड़के के शरीर में आ गई। अगर आना ही था तो अपनी बेटी के शरीर में आती। इसी तरह से वो अशोक को खूब सुनाता है और भानु को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन अशोक के घर वाले उसे घर में लॉक करके बाहर सोने चले जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहे थे। तब यहाँ अशोक अपने घर के ऊपर से बाहर निकलकर घूमने लगता है। इस दौरान वो लोगों से भी मिलता है और फिर वो अपने दोस्तों के पास जाकर बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन सारे गाँव वाले तो अशोक को देखकर डर के भागने लगते हैं और कोई भी उससे बात नहीं करता, जिससे अशोक भी परेशान हो चुका था। फिर अगले दिन गांव वाले दोबारा गुरुजी को अपने गांव बुलाकर कहने लगते हैं कि गुरुजी अब तो ये भूतनी खुलेआम घूम रही है और इससे हम सब परेशान हो चुके हैं। आप कुछ ऐसा करिए जिससे सुलोचना को हमारे गांव से भगा दीजिए ताकि हम आराम से इस गांव में रह सकें। इस पर गुरुजी कहते हैं कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, उस सुलोचना की बेटी से ही बात करवा कर सुलोचना को भगाना होगा। इसलिए गाँव वाले दोबारा से उस भानु को अपने गाँव में बुलाते हैं। तब गुरुजी भानु को अकेले में ले जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। असल में इससे पहले मैं एक लोकल टीवी चैनल पर भविष्य बताने का काम करता था, लेकिन अब मेरी जॉब जा चुकी है, ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है,
अगर ये भूतनी वाला मामला सुलझ जाता है तो मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे, इसलिए तुम तुम्हारी माँ को मनाकर उस बच्चे के शरीर से जाने के लिए कहो। ये सुनकर भानु बात को समझती है और फिर वो अशोक से बात करने जाती है। यहाँ अशोक के पास जाने पर अशोक यही कहने लगता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भानु अपनी माँ समझकर उससे बात करती है और इसी तरह वो हर रोज जाकर अशोक के पास अपनी प्रॉब्लम्स भी बताती है, जो सुनकर अशोक को भी दुख होता है। इसी बीच रवि भानु को स्कूटर पर बैठाकर उसे ड्रॉप करता रहता है और इस तरीके से भानु और रवि दोनों ही करीब आ जाते हैं, यानी इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई थी। वहीं अशोक के घर वाले भी डर के मारे दूसरे घर में सोने के लिए जाने लगते हैं। वहीं अशोक भी घर में अकेला रहते हुए बहुत डर रहा था। फिर उसी रात भानु अशोक के पास आती है और उसको गले लगाकर अम्मा कहकर रोने लगती है और वे अपनी माँ को जो भी हुआ सब बताती है। असल में थोड़ी देर पहले जब भानु अपने घर में सो रही थी तो चोरी चुपके उसका चाचा घर में आया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि पहले से उसकी भानु पर गंदी नजर थी और एक तरह से भानु के पीछे गांव का हर आदमी पड़ा था। यही सब भानु अशोक को बता रही थी। ये सब सुनने के बाद अशोक रवि का स्कूटर लेकर भानु को उसके घर के पास जाकर ड्रॉप कर देता है। फिर अगली सुबह रवि पैदल ही दुकान पर आता है तो सारे गाँव वाले पूछने लगते हैं कि रवि तुम्हारे स्कूटर कहाँ गया जो तुम्हें पैदल आना पड़ रहा है। इस पर रवि गांव वालों को सब बताता है। असल में कल रात जब रवि अपने घर पर था तो उसके घर पर अशोक आया और दरवाजा खटखटाकर स्कूटर की चाबी मांगने लगा। ये देखकर रवि अंदर से स्कूटर की चाबी फेंक देता है, क्योंकि वो भी डर चुका था। हालांकि प्रेजेंट में रवि गांव वालों के सामने ऐसी डींगे हाँक रहा था कि कल रात उसने अशोक का मासूम चेहरा देखकर उसे स्कूटर की चाबी दे दी और कुछ नहीं। इधर अशोक ठान लेता है कि उस भानु के चाचा को किसी तरह से सबक सिखाना होगा, इसलिए वो भूतनी की तरह गेटअप पहनता है जैसे कंचना में हीरो ने पहना था और फिर वो बहुत ही गुस्से में अपने घर से बाहर आता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वह रवि का स्कूटर लेकर उस भानु के गांव जाता है और वहाँ भानु के चाचा को बुरे तरीके से मारने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। इस पर वहाँ के गाँव वाले भी अशोक के पास आकर उसे मारने लगते हैं कि तूने हमारे गाँव वाले पर हाथ कैसे उठाया। तभी वहाँ रवि भी अशोक के पीछे आता है और रवि अकेला ही बाकी गांव वालों से भिड़ जाता है और सच में रवि काफी पावरफुल था। उसने अकेले ही पूरे गांव वालों को संभाल लिया था, जो देखकर सब लोग तारीफ कर रहे थे। उसके बाद रवि के गांव वाले भानु को अपने गांव में लाते हैं और अशोक गांव वालों से कहता है कि इस गांव में मेरी बेटी को किसी ने भी परेशान किया तो मैं दोबारा से इस लड़के के शरीर में आ जाऊंगी और किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर गाँव वाले डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें भानु की शादी किसी भी तरह से करानी होगी ताकि ये हमारे गांव में खुशहाल रहे। वहीं इसी दौरान अशोक भी अपने अंदर से भूतनी निकलने का नाटक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रवि कहता है कि मैं ही इस भानु से शादी कर लूंगा, क्योंकि वो भानु से बहुत प्यार करने लगा था। ये सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और फिर गांव वाले रवि और भानु की शादी करवा देते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।